डियर स्टूडेंट्स, आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इम्यून सिस्टम एक होस्ट डिफेंस सिस्टम है जिसके अंतर्गत कई सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं ताकि उस ऑर्गेनिज्म को विभिन्न प्रकार के फॉरेन अटैक्स, जिसमें पैथोजेंस भी शामिल हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर इस सिस्टम को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए आवश्यक है कि ये वाइड वैरायटी ऑफ एजेंट्स, फॉरेन एजेंट्स, जिनमें पैथोजन भी इंक्लूड हैं, वायरसेस से लगा करके पैरासिटिक वर्म तक जिसमें आ सकते हैं, और अपने हेल्दी टिश्यूज के बीच में डिफ्रेंशिएट करना जाने, साथ ही साथ इस वाइड वैरायटी ऑफ एजेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सके और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इन्हीं कारणों से, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी भी चाहिए, स्पेसिफिसिटी भी चाहिए, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन भी चाहिए, इसी कारण से जो डिफेंस सिस्टम है, पर्टिकुलरली मेटाजोन में, हायर वर्टिब्रेट्स में, जिनमें हम भी शामिल हैं, वो एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है जिसमें अलग अलग लेयर्स, डिफेंस सिस्टम की अलग अलग लेयर्स, जिनको हम आगे जानेंगे कि कौन सी लेयर्स हैं, क्या हैं, वो इस सिस्टम को अंजाम देते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए। इस लेयर्ड डिफेंस सिस्टम में मुख्य तौर पे 3 प्रकार से डिफेंस मिलती है। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, जो एक्चुअली जिनको हम अगली दो कंप्लीमेंट्री आर्म्स हैं इस डिफेंस सिस्टम की, वन इज इनेट और नेटिव, या फिर हम इसको नेचुरल इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी भी कहते हैं, और दूसरी एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो फिजिकल बैरियर है वो एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी का ही एक पार्ट कई बार माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब हम सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी की बात करें, तो जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि जन्मजात इम्यूनिटी है किसी भी जीव को, ये अपने इवोल्यूशन के दौरान प्राप्त हुई है। और देखा जाए तो ये बेसिक प्रकार की एक इम्यूनिटी है जो कि मल्टी सेलुलरिटी के साथ में इसका ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली जब मल्टी सेलुलरिटी डेवलप हुई तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था वो था उस स्ट्रक्चर को बनाए रखना, पर्टिकुलरली फॉरेन अटैक से। तो वहीं उसी के साथ ही बेसिक प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो ये जो बेसिक प्रकार की इम्यूनिटी थी, आगे जाके इनेट इम्यूनिटी के रूप में हम आज देख रहे हैं। ये 4 प्रकार से डिफेंस बैरियर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वन इज अनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर्स, जिसमें स्किन, जो कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, और डिफरेंस म्यूकस मेम्ब्रेन्स, सीलिया एटसेट्रा इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी प्रकार का जो डिफेंस बैरियर्स आपको इनेट इम्यूनिटी में देखने को मिलेंगे वो है फिजियोलॉजिक बैरियर्स, जिसमें टेम्परेचर, पीएच, आइसोजाइम्स जैसे केमिकल, कंप्लीमेंट, इंटरफेरेंस आदि। तीसरी प्रकार का जो डिफेंस आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है वो सेल्स के माध्यम से है। ये फेगोसाइटिक सेल्स हैं, वांडरिंग सेल्स हैं, इनको आप इवन सिलेंट्रेट तक ट्रेस आउट कर सकते हैं। इस तरह की इम्यूनिटी देने वाली फेगोसाइटिक सेल्स को, इनमें मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह आती हैं। इसके अलावा इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी इवेंट्स भी शामिल होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इनेट इम्यूनिटीज में जो डिफरेंट एनिमल्स में और ह्यूमन में पाई जाती हैं, उनके अंदर अगर हम कॉमनैलिटीज देखें, सामान्यताएं देखें, तो सबसे बड़ी सामान्यता इसमें जो है वो ये है कि ये इंट्रिंसिकली प्रेजेंट होती है, मतलब आंतरिक रूप से ही, मतलब जन्मजात तरीके से ही उपलब्ध होती है। इसकी जो विशिष्टता है, स्पेसिफिसिटी है, बहुत लिमिटेड होती है, या हम ये कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। साथ ही साथ ये एक तरीके से स्टैटिक है, इसमें किसी भी प्रकार का रिपीटेड एक्सपोजर पे कोई बदलाव नहीं आना, किसी तरह से इसमें इन्हांसमेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी डेवलप नहीं होती। तो ये इम्यूनोलॉजिक जो मेमोरी है वो इनेट इम्यूनिटी में डेवलप नहीं होती है। इनेट इम्यूनिटी में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन, वो काफी लिमिटेड होती है। तो ये बेसिक प्रकार की इम्यूनिटी है जिसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी प्रकार की जो हम हायर ऑर्डर की एक इम्यूनिटी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी। हमने इसको हायर ऑर्डर की क्यों कहा, आप इसको आगे समझेंगे। इस इम्यूनिटी में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इनसे एसोसिएटेड टिश्यूज लाइक लिम्फ नोड, स्प्लीन, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं उसमें मेनली आप टी सेल, बी सेल, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, जो कि एक्चुअली हाई एंड डिफरेंशिएटेड टी सेल एंड बी सेल ही होती हैं, और एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसमें मैक्रोफेजेस, बी सेल भी एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स, ये इसके सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। अगर हम सामान्यताओं की बात करें तो अडेप्टिव इम्यूनिटी बेहद स्पेसिफिक होती है, साथ ही साथ इसमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि इस इम्यूनिटी को डायनेमिक बनाती है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इम्यूनिटी है वो रिपीटेड एक्सपोजर के साथ इन्हांस होती है। इस इन्हांसमेंट को ही हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। यानी कि आप सिंपली अगर समझें तो अगर आप एक बार किसी पैथोजन के प्रति एक्सपोज हो गए हैं, तो अगली बार जब आप उससे एक्सपोज होंगे तो इम्यूनिटी बेहतर प्राप्त होगी, तुरंत उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, पैथोजन को वहां से क्लियर करेगी। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में हम सामान्यता देखते हैं वो ये है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में बहुत बेहतर तरीके से रिकॉग्निशन कर सकती है। अब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो रिकॉग्निशन है, इसकी आवश्यकता कहाँ है? सेल्फ और नॉन सेल्फ का अगर रिकॉग्निशन हमारे इम्यून सिस्टम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। हमारी खुद की सेल्स के प्रति इम्यूनिटी डिफेंस, हम अपनी सेल्स को ही किल करना शुरू कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा खुद का जो टिश्यूज है डैमेज हो सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में ऐसा ही होता है। इसलिए इम्यून सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि यह पता लगाया जाए कि कौन सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है। साथ ही साथ ये सेल्फ लिमिटिंग इम्यूनिटी होती है, मीन्स कि एक बार इम्यून रिस्पॉन्स इलिशिट होने पर जब पैथोजन क्लियर होता है, हो जाता है, तो ये एक बेसल रेस्टिंग स्टेट के अंदर वापस से आ जाती है। ऐसा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, ऑलवेज वो एंटीबॉडीज या दूसरी चीज़ें इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वो अगर प्रेजेंट रहेंगी तो वो अनवांटेड एक्ट भी कर सकती हैं। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर पैथोजन क्लियर हो जाए, इम्यूनिटी को अपने बेसल रेस्टिंग स्टेट में आ जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिमिटिंग, और ये एडवांटेज आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ जब हम इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यहाँ बहुत क्लियर रखिएगा कि दोनों ये आर्म्स
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करती, ये एक दूसरे के साथ में काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं साथ साथ, इसीलिए हमने इसको पूरक कहा। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो कि जैसा कि आपको ध्यान है इनेट इम्यूनिटी में हमने उनका पार्ट किया था, ये प्रोसेस करती हैं और डिस्प्ले करती हैं एंटीजेंस को, जो लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज, बी पर्टिकुलरली बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी अपना रोल प्ले कर रही है। सिमिलरली साइटोकाइंस, जो कि इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस के जरिए सिक्रेट होते हैं, वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर कर सकते हैं अगेन एडेप्टिव इम्यूनिटी में। साथ ही साथ साइटोकाइंस जो टी सेल्स के माध्यम से सिक्रीट हो रहे हैं, वो माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटीज जो कि फेगोसाइट्स की हैं, उनको काफी इनहांस कर देते हैं। और जैसा आपको ध्यान है फेगोसाइट्स इनेट इम्यूनिटी में आता है, तो ये साइटोकाइंस इनेट इम्यूनिटी। अगेन एंटीबॉडीज जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत हम देख रहे थे, ये जब पैथोजन से बाइंड हो जाते हैं तो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तथा फेगोसाइटोसिस को असिस्ट करते हैं, इसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। अगेन ये दोनों प्रोसेस आपको इनेट में देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों इम्यूनिटी की जो हमने आर्म्स देखी, ये कंप्लीमेंट है, पूरक है, एक दूसरे के साथ में आपको देखने को मिलेंगे। आप नटशेल में इस चार्ट से इस चीज को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में इंटरप्ले है। जो इनेट बैरियर्स हैं, जैसे एनाटॉमिक बैरियर जिसमें स्किन, म्यूकोसा, सीलिया एटसेट्रा आते हैं। सेल्यूलर कंपोनेंट्स आप इनेट इम्यूनिटी के देखेंगे, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस आते हैं, जो कि साइटोकाइंस को सिक्रीट कर रहे हैं। ये साइटोकाइन एक्टिवेट कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स को, जो कि एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। अगेन ये साइटोकाइंस जिन्होंने टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया है, वो टी सी लिम्फोसाइट अगेन साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, जो कि बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज का सिक्रीट करती हैं। एंटीबॉडीज अगेन ऑप्सोनाइजेशन, दैट इज in the cellular component of innate barrier, एंटीबॉडीज एक्टिवेट करते हैं केमिकल सिक्रीशन को, जिसमें लाइसोजाइम, कंप्लीमेंट एसिड्स एटसेट्रा शामिल है। और साथ ही साथ जो टी सेल से साइटोकाइंस रिलीज हुए हैं, वो असिस्टेड फेगोसाइटोसिस को भी अंजाम देते हैं, जिसमें ऑप्सोनाइजेशन, एनकीमोटैक्सिस वगैरह शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों के बीच में एक इंटरप्ले चलता है, जिसके कारण से हमें प्रॉपर इम्यून रिस्पांस देखने को मिलता है। और इस प्रॉपर इम्यून रिस्पांस में जो सबसे बड़ी चीज ये है, वो ये कि जब भी कोई पैथोजन आता है तो क्विक रेस्पॉन्स मिले। और ये क्विक रेस्पॉन्स ऑब्वियसली इनेट इम्यूनिटी प्रदान करेगी, फर्स्ट रिस्पॉन्स वही देगी, लेकिन ये रिस्पॉन्स स्पेसिफिक भी होना चाहिए। और ये स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स है वो हमें अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रदान करेगी। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर पे ऑब्वियसली जाहिर तौर पर इस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को डेवलप होने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन जब रिपीटेड एक्सपोजर होगा तो ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ये जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है वो बेहद जल्दी प्राप्त होगा, बहुत जल्दी वो प्राप्त होगा। तो इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रॉपर रिस्पॉन्स देती हैं।